साल 2026 और साल के शुरू होते ही दुनिया ने वो देखा जो पहले कभी नहीं देखा। अमेरिका ने वेनेजुएला की गवर्नमेंट गिरा दी और ट्रंप ने खुद को ही वेनेजुएला का कार्यकारी राष्ट्रपति डिक्लेयर कर दिया। Conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. इसके बाद 3 जनवरी को अमेरिकन नेवी ने रशियन ऑयल टैंकर्स को चारों तरफ से घेर लिया और अपने कंट्रोल में ले लिया। The US has seized a Russian-flagged oil tanker, Secretary of War Pete Hegseth. और रशिया ये सब देखता रहा। ये रशिया के ऊपर एक अटैक नहीं बल्कि सीधा चैलेंज था। इसके बाद 6 जनवरी को अमेरिकन शिप्स ने चाइना जाने वाले ऑयल टैंकरों का भी रास्ता रोक लिया। चाइना कहता रहा कि तुम तेल नहीं रोक रहे हो बल्कि हमारी सांस रोक रहे हो, लेकिन ट्रंप ने कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता, वेनेजुएला हमारा है, अगर तेल खरीदना है तो हमसे खरीदो। The U.S. has seized another oil tanker, and this time it's angering both China and Russia. और फिर 7 जनवरी को पुतिन और किम जोंग की एक इमरजेंसी मीटिंग होती है, जिसके बाद से दुनिया को ये लगने लगा कि क्या रशिया भी कोई अल्टरनेट प्लानिंग कर रहा है। तो क्या ये सारी घटनाएं हमें आज वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ धकेल रही है? क्योंकि दुनिया जानती है कि वर्ल्ड वॉर तब नहीं शुरू होता जब पहली गोली चलती है, बल्कि तब शुरू होता है जब एक लीडर खुद को रूल्स के ऊपर समझने लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आखिर अमेरिका आज क्यों ग्रीनलैंड में कब्जा करना चाहता है? ऐसा क्या खास है ग्रीनलैंड में? We need Greenland for national security, not for minerals. साल 1914 में एक राजकुमार की हत्या हुई। दुनिया ने भी नहीं सोचा था कि यही हत्या आगे वर्ल्ड वॉर 1 का कारण बनेगी। इसके बाद ईयर 1939 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पोलैंड पर हिटलर का हमला सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट था। असल तैयारी तो सालों पहले से ही हो चुकी थी, जब हिटलर खुद को रूस के ऊपर समझने लगा था और दुनिया ने उसे रोकना जरूरी नहीं समझा। meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig और आज 2026 में भी दुनिया उसी पैटर्न को फॉलो कर रही है। और अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर अटैक कर दिया तो क्या यही से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है? चलिए समझते हैं कि आखिर क्यों ग्रीनलैंड इस पूरी कहानी में सबसे खतरनाक चैप्टर बन सकता है। We are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. आज अमेरिका का दोस्त वो है जो अमेरिका की बातों को माने और दुश्मन वो है जो अमेरिका के फैसले के खिलाफ जाए या अपने देश के हित के बारे में सोचना शुरू कर दे। और इसीलिए इस साल जो कुछ भी दुनिया ने देखा वो किसी हॉरर मूवी के ट्रेलर से कम नहीं था। ट्रंप चचा ने वो कर दिखाया जो 250 साल के अमेरिका के इतिहास में किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया। ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यकारी राष्ट्रपति डिक्लेयर कर दिया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से दुनिया को लगने लगा कि रूल्स और लॉस सिस्टम से नहीं बल्कि एक आदमी के फैसलों से चलने लगे हैं। अब दोस्तों आपके भी मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर अमेरिका ने ऐसा किया क्यों? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या अमेरिका के लिए इतनी आसान है किसी भी देश के राष्ट्रपति को किडनैप कर लेना? ट्रंप ने इसका रीजन बताते हुए कहा कि मादुरो एक डिक्टेटर था, इसीलिए डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए, ह्यूमन राइट्स और ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन इसका असली रीजन है ऑयल, क्योंकि वेनेजुएला के पास आज दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल बैरल्स है, लगभग 303 बिलियन बैरल्स। Million barrels of oil, and we have to get it processed immediately because we have no room. Will you take it? I said, we'll take it. और ये लड़ाई उस ऑयल से भी ऊपर अमेरिकी डॉलर की है, क्योंकि इंडिया, चाइना और रशिया धीरे धीरे डॉलर से निकलकर अपनी अपनी करेंसीज में ट्रेड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और खबरें ये भी थी कि सऊदी अरेबिया भी अब इसी लाइन पर सोचने लगा है। और ये सिर्फ इकोनॉमिक शिफ्ट नहीं है बल्कि सीधा चैलेंज है उस सिस्टम को जिसके चलते पिछले 80 सालों से सब कुछ डॉलर ही डिसाइड करता आया है। इसीलिए ये लड़ाई अब सिर्फ ऑयल की नहीं है बल्कि ये लड़ाई उस करेंसी की है जिसके दम पर अमेरिका इतने सालों से सुपर पावर बना रहा। साल 1949 में अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज मिलकर एक मिलिट्री अलायंस बनाते हैं, नाटो, जिसमें एक प्रॉमिस किया जाता है कि अगर किसी एक पर भी हमला होगा तो सारे भाई उसे मिलकर मारेंगे। जिसके कारण अगले 76 सालों तक के यूरोप इसी भरोसे पर सोया रहा कि अगर कभी बुरा वक्त आया तो अमेरिका आगे खड़ा होगा। लेकिन 11 जनवरी 2026 में पहली बार वो भरोसा भी हिल गया जब डोनाल्ड ट्रंप एक स्टेटमेंट देते हैं कि ग्रीनलैंड पर अब अमेरिका कंट्रोल होना चाहिए। We need Greenland for national security, not for minerals. डेनमार्क से कहा जाता है कि ग्रीनलैंड अब हमें दे दो और अगर नहीं तो हम सिक्योरिटी के नाम पर खुद ले लेंगे। ये एक ऐसा सिग्नल था जिसने यूरोप को डरा दिया। यूरोपियन कंट्रीज को पहली बार ये रियलाइज हुआ कि अगर अमेरिका ही अपने साथ खड़े होने वाले देशों की जमीन पर कब्जा कर सकता है तो फिर दोस्त और दुश्मनी में फर्क ही क्या रह जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ग्रीनलैंड सिर्फ कोई बर्फ का टुकड़ा नहीं है बल्कि वो लाखों करोड़ों के रेयरेस्ट मिनरल्स का खजाना है जिससे मोबाइल्स और मिसाइल्स बनती है। और ट्रंप का ये भी मानना है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कंट्रोल नहीं रखा तो चाइना या रशिया कर लेगी। Because if we don't do it, Russia
or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. इसीलिए ट्रम्प को ग्रीनलैंड यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के लिए चाहिए, क्योंकि अगर कभी रशिया को अमेरिका पर मिसाइल लॉन्च करनी हो तो उसका शॉर्टेस्ट रूट ग्रीनलैंड के पास से गुजरता है। इसीलिए नो डाउट कि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड उनके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ट्रम्प को ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं, बल्कि उनको चाहिए वहाँ के करोड़ों के मिनरल्स। और यहीं से यूरोप का डर और गहरा हो जाता है कि आज सिक्योरिटी के नाम पर ग्रीनलैंड को मांगा जा सकता है तो कल किसी और का भी नंबर आ सकता है। और अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर फोर्सफुली कब्जा करता है तो उसे डेनमार्क पर एक हमला माना जाएगा। और डेनमार्क भी नाटो का एक मेंबर है, और नाटो की कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर डेनमार्क पर हमला होता है तो यूरोपियन कंट्रीज को अमेरिका के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर करना होगा। तो क्या अमेरिका का ग्रीनलैंड पर अटैक करना ही वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर पॉइंट हो सकता है? वेल, आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।